हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो बच्चों, आज मैं आपको जो प्रश्न बता रहा हूँ वो आपके इस बार ओपन बोर्ड में आने वाले हैं। मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगा जो इस बार पेपर में आएंगे। तो आप श्योर हैं कि जो मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ वो प्रश्न आपके इस बार आएंगे। तो कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरी आवाज़ आप तक साफ आ रही है या नहीं आ रही। क्या आपको स्क्रीन में कोई दिक्कत नहीं है देखने में? कमेंट करके बताइए ताकि मैं आपको आगे पढ़ा सकूं। तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की किसी एक कलाकृति पर टिप्पणी लिखिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता की एक कलाकृति बतानी है। तो आभूषण के बारे में टिप्पणी लिखना है। तो आभूषण के बारे में टिप्पणी लिखना है भाई कि आभूषण कैसे थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में प्राप्त आभूषण इस बात के प्रतीक है कि उस काल के भारतीय लोगों का जीवन बड़ा कलात्मक रहा होगा। मोतियों के कंठे, माला, हार, चूड़ियां तथा कानों के आभूषणों आदि से हड़प्पा काल की उत्तम शिल्पकारी का आभास होता है। धातुओं को मिलाकर पिघलाने तथा सांचों में ढालने की कला में उस काल की भारतीय संस्कृति के कलाकार निपुण थे। उस काल के शिल्पकारों को इसका ज्ञान था। तो ये दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है। तो जो मैं आपको आज क्वेश्चन बता रहा हूँ आप वो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए। यदि आप में से कोई ये चाहता है कि सर वहाँ पर कोई चीटिंग हो जाए तो ये क्वेश्चन भी आप पर्ची में लिख सकते हो और जेब में अटका के ले जा सकते हो, क्योंकि यही क्वेश्चन आने वाले हैं। ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ भाई। आगे दूसरा क्वेश्चन है, टेराकोटा के विषय में आप क्या जानते हैं। तो टेराकोटा मिट्टी को आग में पकाकर टेराकोटा बनाया जाता है। इसका उपयोग आटे की तरह गूंथकर मूर्तियां, बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। इसका रंग ईंट की तरह लाल होता है। तो ये था आपका टेराकोटा। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। दोस्तों आप शेयर करो वीडियो को और कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लग रहा है। नहीं तो देखो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, बिल्कुल लोगों को जोड़ नहीं रहे हो हमारे लाइव सेक्शन में। तो जोड़ो लोगों को ताकि मुझे खुशी हो आपको आगे प्रश्न बताने में। तो तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सिंधु घाटी के लोग कांसे की धातु बनाने, उसको ढालने, पत्थर की मूर्ति तराशने, मिट्टी की मूर्ति, बर्तन तथा मूर्य आदि बनाने में निपुण थे। प्राकृतिक मोटिफ, मानव आकृति, मातृशक्ति, शैव शक्ति, पशु तथा पक्षी आदि की रचना करना उनके प्रिय विषय थे। आगे अगला क्वेश्चन आपका, बौद्ध कला के क्षेत्र में मौर्य वंश की देन को बताइए। तो बौद्ध कला और मौर्य वंश की देन बतानी है। तो मौर्य वंश में महाराज अशोक एक महान एवं कला प्रिय शासक हुए जिसने अनेक स्थापत्य कला संबंधी कार्य के। महाराज अशोक ने अपने राज्य में जगह जगह पत्थरों के खंभों के ऊपरी सिरों पर बैल, हाथी एवं सिंहों की मूर्तियां बनवाई। मगध तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में स्त्री पुरुष देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं। खोज में मिली है। बौद्ध धर्म संबंधी स्तूपों तथा मूर्तियों का निर्माण इसी कला में हुआ जिसमें सांची तथा बरहूत का विशेष स्थान है। अशोक का सिंह शीर्ष जो कि सारनाथ में पुरातत्व संग्रहालय में संग्रहित है, यह अशोक स्तंभ शीर्ष है जिसे महान सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व सारनाथ के हिरण पार्क में मृगादवा में स्थापित कराया था। प्रथम याक्षिणी की यह आदम कद मूर्ति उस काल की मूर्तिकला का सुंदर उदाहरण है। यह मूर्ति दानेदार बलुओं पत्थर से बनाई गई है जिस पर बहुत ही कुशलता पूर्वक शीशे के समान पॉलिश की गई है। यह मूर्ति भारतीय कला की मोनालिसा मानी जाती है। अशोक ने अनेक बौद्ध स्तूपों तथा बौद्ध विहारों का निर्माण कराया। सांची स्तूप के निर्माण की शुरुआत उसने ही करवाई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गांधार काल की मूर्तियों पर एक निबंध लिखना आपको। ये दोस्तों जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपके 6 नंबर के आने वाले हैं, तो आप इनको ध्यान से देखना और स्क्रीनशॉट लेकर चलिए ताकि आपको याद करने, उतारने आदि संबंधी समस्या न हो।
आगे गांधार की मूर्तियों पर एक निबंध लिखना है। गांधार शैली का आरंभ ईस्वी की प्रथम शताब्दी से माना जाता है, किंतु इस शैली के उत्तम कार्य के नमूने कुषाण काल में ही मिलते हैं। कुषाण काल में इस शैली में बनी मूर्तियां पश्चिम में तक्षशिला और पूर्व में सारनाथ तक पाई गई है। बैठी हुई मुद्रा में महात्मा बुद्ध गांधार शैली अनुपम नमूना है। गांधार शैली की मूर्तियां लाल पत्थर की बनाई गई। आप कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और उन्हें पॉलिश किया जाता था। गांधार शैली की इस मूर्ति में वास्तविकता के दर्शन है। आकार में ये 75 सेंटीमीटर ऊंची है। यक्षयुग की खड़ी मूर्तियां, बुद्ध और बोधिसत्व की अनेक मूर्तियां तथा याक्षिणी की अनेक मूर्तियां इस शैली की ही देन है। भगवान बुद्ध की केश सज्जा घुंघराले वालों वाली जो गांधार शैली की मूर्तियों की एक प्रमुख विशेषता है। इनके मूर्तिकार अज्ञात है। तीसरा क्वेश्चन है, जैन तीर्थकर मूर्ति के मुख्य लक्षणों का विवेचन कीजिए। जैन तीर्थकर की मूर्ति गुप्त युग की मान देन है। यह मूर्ति ध्यान मग्न अवस्था में एक चौकोर चबूतरे पर स्थित है तथा वज्र प्रकाशन मुद्रा में है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इस मूर्ति में जैन धर्म के अनुयायियों के विचारों तथा भावनाओं का सुंदर प्रदर्शन किया गया है तथा यह पवित्र वस्तुओं से घिरी हुई है। आगे चलते हैं, तो आगे आपको क्या लिखना है इनमें। तो जैन तीर्थकर महावीर स्वामी ने जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करने पर बल दिया। उन्होंने 3 रत्नों विश्वास, उचित कर्म तथा सत्यता पर बल दिया। प्रस्तुत मूर्ति में कलाकार ने इन सब भावों को उचित प्रकार से उकेरा है। यह मूर्ति मथुरा से प्राप्त हुई है। इसका मूर्तिकार भी अज्ञात है तथा इनकी शैली गुप्तकालीन शैली है तथा निर्माण काल 5वीं शताब्दी है। तो आपको ये क्वेश्चन इतने ही बड़े लिखने हैं। आगे जो आपको मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट में रखना। ये क्वेश्चन ही आपके आएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, यही क्वेश्चन आपके इस बार एग्जाम में आने वाले हैं। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे प्रश्न हमारा, तीर्थकर से आप क्या समझते हैं। तो तीर्थकर से आशय उच्चतम ज्ञान प्राप्त जैन महापुरुष से है। क्या भाई तीर्थकर क्या है? उच्चतम ज्ञान प्राप्त महापुरुष, वही क्या आपका तीर्थकर है। दूसरा प्रश्न है, मोनालिसा का चित्र किस चित्रकार ने बनाया तथा वह किस देश का था। तो मोनालिसा का चित्र प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो ने बनाया। वह लियोनार्डो इटली का रहने वाला था। आगे तीसरा क्वेश्चन है, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। इस काल में अनेक क्षेत्रों में शांति तथा विकास के कारण स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर अनेक क्षेत्रों में शांति पाई जाती थी और उनका विकास आसानी से हुआ। तो ये कौन सा युग था? गुप्त काल स्वर्ण युग था। आगे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है दोस्तों। तो रिक्त स्थानों को पूर्ण कीजिए। तो डीपी राय चौधरी मूर्तिकार के साथ साथ तथा भी थे। आगे प्रारंभिक जीवन में डीपी राय चौधरी ने रिक्त स्थान के पास कला शिक्षा प्राप्त की थी। श्रम की विजय मूर्ति रिक्त स्थान का प्रतीक है। तो जो मैंने आपको पहला बताया उसमें संगीतकार तथा लेखक होगा। भाई क्या होगा? संगीतकार तथा लेखक। तो डीपी राय चौधरी मूर्तिकार के साथ साथ क्या थे? संगीतकार एवं लेखक थे। आगे जो दूसरा है उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है हिरणमय राय। तो दूसरा क्या था आपका? दूसरा क्वेश्चन था कि प्रारंभिक जीवन में डीपी राय चौधरी ने हिरणमय राय के पास कला शिक्षा प्राप्त की थी। श्रम की विजय मूर्ति किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का प्रतीक है। आगे नटराज कांस्य मूर्ति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो नटराज कांस्य मूर्ति की हमें उनकी विशेषताओं का वर्णन करना है। तो नटराज कांस्य मूर्ति का रचना काल चोल साम्राज्य 11वीं शताब्दी में हुआ। इसकी ऊंचाई थी भाई 98 गुणा 84 सेंटीमीटर। 98 ऊंचाई थी, 84 हमारी क्या थी भाई? ये ऊंचाई आपको दी हुई है, 2 ऊंचाई थी। आगे तथा
इस चोलों की राजधानी तंजौर तमिलनाडु में प्राप्त हुई। इसकी शैली चोला शैली कहलाती है। विभिन्न देवी देवताओं की कांस्य मूर्तियों में नटराज मूर्ति को सर्वोत्तम और सबसे सुंदर माना जाता है। शिव की इस प्रतिमा की रचना संसार के छंद तथा लय में जीवन के संपादन के साथ मिलाकर की गई है। यद्यपि इसके पीछे सती की कहानी जुड़ी हुई है। इस मूर्ति में मूर्तिकार ने कई प्रतीकों का प्रयोग किया। इस मूर्ति के 4 हाथ है। सीधे हाथ में डमरू, बाएं हाथ में आग का गोला, तीसरे हाथ में अभय मुद्रा, चौथा हाथ की अंगुली उठे हुए पैर की ओर संकेत कर रही है। मूर्ति के इस अद्भुत संतुलन ने इसे एक महान मूर्ति में बदल दिया है। कला शास्त्र के अनुसार इस भंगिमा को अतिभंग मुद्रा कहा जाता है। इस मूर्ति द्वारा भगवान की सर्जन, नाश तथा रक्षण की अभिव्यंजना व्यक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, कांस्य मूर्ति बनाने की मधुष्टि यानी लोस्ट वैक्स विधि का वर्णन कीजिए। तो हमें कांस्य मूर्ति बनाने की लोस्ट वैक्स विधि बतानी है। भारत के मध्य प्रदेश के आदिवासी कलाकार लास्ट वैक्स तकनीक से कांस्य मूर्ति बनाते हैं। संसार की प्राचीनतम सभ्यताओं जैसे चीनी, ग्रीक, मेसोपोटामिया आदि के कलाकारों ने इस तकनीक का प्रयोग किया। प्राचीन भारत में भी इस तकनीक का प्रयोग होता है और आज भी भारत के कई भागों में लोक कलाकार तथा आदिवासी कलाकार इस तकनीक का प्रयोग करते हैं। इस तकनीक के अंतर्गत जो विधि प्रयोग में ली जाती है वह इस प्रकार है। पहले मिट्टी की मूर्तियों को बनाकर इसे पकाया जाता है। मधुमक्खियों का मोम इन मूर्तियों पर लपेटकर सांचा बनाया जाता है। इसके चारों तरफ मिट्टी का लेप किया जाता है और फिर धूप में सुखाया जाता है। ताप देकर मोम को पिघलाकर निकाला जाता है। इसमें पिघली हुई धातु डाली जाती है जिसके पश्चात सांचे को तोड़कर मूर्ति निकाल ली जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, दोस्तों आप वीडियो को शेयर करो यार, क्योंकि मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, आप इग्नोर कर रहे हो मुझे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, आपके भले के लिए। यदि ये पेपर मैं आपको बता रहा हूँ तो आपके लिए बता रहा हूँ, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। आगे, कौन से राजवंश की पोषकता से कांस्य मूर्तिकला चोटी तक पहुँची? 10वीं शताब्दी में चोला शासकों ने दक्षिण भारत के हिंदू देवताओं की सर्वोत्तम कांस्य मूर्तियों की रचना की। सिंधु घाटी से प्राप्त नर्तकी की धातु मूर्ति सबसे प्राचीनतम उदाहरण है। प्राचीन काल की सबसे उल्लेखनीय कांस्य की मूर्तियां खास तौर पर दक्षिण भारत में 7वीं शताब्दी में बनी। यह मूर्तियां विदेश तक पहुंची तथा शताब्दियों से दक्षिण भारत में कांस्य की मूर्तियों की रचना शुरू हुई और बहुत प्रचलित हुई। लास्ट वैक्स द्वारा इनको बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि श्रम की विजय मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? श्रम की विजय मूर्ति के मूर्तिकार है देवी प्रसाद राय चौधरी। डोकरा मूर्ति के कलाकार कौन है? डोकरा मूर्ति के कलाकार आदिवासी हैं। मेसोपोटामिया क्या है? मेसोपोटामिया एक देश का नाम है जो आज के इराक व ईरान है। आज के जो इराक व ईरान है वो पहले क्या था? मेसोपोटामिया था। आगे आपका क्वेश्चन है, दारा शिकोह की बारात चित्र का वर्णन कीजिए। तो दारा शिकोह की बारात चित्र की रचना हाजी अदानी द्वारा टेम्परा तकनीक में बनाई गई। इस चित्र में उनके द्वारा दारा शिकोह को घोड़े पर बैठे दिखाए गए। दारा शिकोह एक अंगरखा पहने हैं एवं मोतियों का सेहरा बांधे हैं। दारा शिकोह के पीछे पीछे उनके पिता शाहजहां चल रहे हैं। शाहजहां को महत्व देने के लिए उनके सिर के पीछे प्रकाश की छटा दिखाई गई है। सारे चेहरों को प्रोफाइल तथा आधा प्रोफाइल में दर्शाया गया है। चित्र की पृष्ठभूमि में नारी सदस्यों को हाथी पर सवार दिखाया गया है। इसके साथ साथ बाजे वाले भी हाथी पर सवार होकर जा रहे हैं। उज्जवल पोशाकों में तथा सोने के गहने पहनकर बाराती नाचते गाते चल रहे हैं। इनमें कुछ आदमी हाथ में मशाल के साथ दिखाई दे रहे हैं।
चित्रकार ने इस परिदृश्य को सही ढंग से दिखाने की कोशिश की है तथा पेड़ पौधों के चित्रण में भी कुशलता प्रकट की है। आगे, टेम्परा क्या है? अंडे के अंदर तरल अंश के साथ रंग मिलाकर करने की तकनीक टेम्परा है। मेडोना कौन है? ईसा मसीह की माता मेडोना है। पोर्ट्रेट से क्या आशय? पोर्ट्रेट से आशय मुखाकृति के चित्र से है। बहेलिया किसे कहते हैं? पक्षियों को पकड़ने का व्यवसाय करने वाले शिकारी को बहेलिया कहते हैं। आगे, राजस्थानी चित्रशैली के विभिन्न केंद्रों के नाम लिखिए। तो राजस्थान शैली के मुख्य केंद्र जयपुर, मारवाड़, नाथद्वारा, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, बूंदी, नागौर, किशनगढ़, अलवर, शेखावाटी आदि राजस्थानी चित्रकला के प्रमुख केंद्र हैं। ढोला मारूरा दोहा, प्रेम कथा और उस पर आधारित लघु चित्र मेरुरंगनी का विवरण दीजिए। इस चित्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। ऊपर एक तंबू के नीचे ढोला तथा मारू को लाल कालीन पर बैठे हुए दिखाया गया है। दोनों आमने सामने, पीछे लगे कन्नात का रंग लाल है। ऊपर का ढका हुआ भाग पीली तथा नीली रेखाओं से बनाया गया है। दोनों ओर दो हरे वृक्ष से ढोला को अंगरखा, पायजामा तथा पगड़ी जिसमें कलिंग लगी हुई है पहने हुए दिखाया गया है। ढोला तलवार, ढाल तथा कटार लिए हुए हैं। जमीन पर बाईं ओर सूरा, मदिरा पात्र तथा दाईं ओर पिकदान जिनका रंग सुनहरा रखे हुए हैं। मारू आसमानी रंग की चोली, पीले रंग के लहंगे तथा बैंगनी सुनहरे किनारे वाली रंग की ओढ़नी पहने हुई है। चित्र के निचले भाग में मारू को ऊंट को प्यार करने या उससे कुछ कहने की मुद्रा में खड़ी दिखाया गया है। पृष्ठभूमि में गाढ़ा हरा घास का मैदान, ऊंट बैठा हुआ है जिसका रंग सफेद है। दाहिनी ओर एक केले का छोटा वृक्ष है। पीछे मैदान में कहीं कहीं सफेद लाल फूल खिले हुए हैं। आगे की भूमि मटमैली घास और फूल से युक्त है। अगला क्वेश्चन है कि बनी ठनी चित्र की विशेषता पर प्रकाश डालिए। किशनगढ़ राजस्थान के अनेक सुंदर कलाकृतियों में चित्र बनी ठनी अपना एक विशिष्ट महत्व रखती है। इस चित्र की कला आकृतियां लंबी, छरहरी, अति सुंदर, एक चश्म चेहरे, उन्नत ललाट, लंबी नायिका, मधुर मुस्कान, कानों तक खिंची हुई लंबी आंखें आकृति खंजन पक्षी से ली गई है। ऐसे आंखों को खंजन नयन कहते हैं। पतले अधर, लंबी बाहों आदि बाहों का ब्लाउज के साथ दिखाई गई है। बनी ठनी के इस लघु चित्र में उसे अति सुंदर रूप में प्रस्तुत किया गया है। किशनगढ़ में बनी ठनी के इस अप्रतिम सौंदर्य को राधा का प्रतीक मानकर राधा कृष्ण के चित्रों की रचना हुई। इनके बाएं हाथ में ठंठल है। आगे आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अगले पार्ट से है। तो राजस्थानी लघु चित्र किन किन विषयों पर बनाए गए हैं? राजस्थानी लघु चित्र में अनेक विषय लिए गए हैं, जैसे राधा कृष्ण की लीलाएं, महाभारत, दुर्गा सप्तशती, भागवत पुराण, शिव पार्वती राग, रागिनी, ऋतुएं, नौरस, गीत गोविंद, नायिका भेद, प्रेम कथाएं, ढोला मारू, रूपमती, बाज बहादुर, लैला मजनू, होली दीपावली, दशहरा, राशि शशि जुलूस, गणगौर का जुलूस, नौका विहार, साधु संत तथा बाजार हाट इत्यादि। तो ये इसमें दर्शाए गए हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो पर लेकर आओ ताकि मुझे भी आपको बताने में खुशी हो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी शैली कितनी शाखाएं थी और कौन कौन से थी? राजस्थानी शैली की मुख्य 4 शाखाएं थी। वे इस प्रकार है: राजस्थानी शैली, राजस्थान क्षेत्र, बुलंद शैली, बुलंदखंड क्षेत्र, पहाड़ी शैली, पंजाब और गढ़वाल, और सिख शैली। म्यूरल से क्या अभिप्राय है? दीवार पर एक विशेष प्रकार का प्लास्टर लगाने के बाद सूखी सतह पर जल रंगों से बने चित्र म्यूरल है। आगे,
रंग योजना से आप क्या समझते हैं? रंग योजना से अभिप्राय ये है कि चित्र में किन रंगों या रंगों के मिश्रण को कहाँ प्रयोग किया जाए, इसकी व्यवस्था। मिनिएचर पेंटिंग से आप क्या समझते हैं? मिनिएचर पेंटिंग का अर्थ है कि कागज, लकड़ी, सिल्क, भोजपत्र आदि पर बनाए गए छोटे चित्र। टेम्परा क्या है? टेम्परा से अभिप्राय है कि सूखी सतह पर जल रंगों से चित्रण विधि। खनिज रंग क्या होते हैं? खनिज रंग वे होते हैं जो कि विभिन्न खनिजों से तैयार किए जाते हैं। सोना, चांदी, अभ्रक, तांबा, कोयला, मोती, काजल, गेरू, गढ़िया आदि से तैयार किए गए रंग खनिज रंग कहलाते हैं। गणगौर से क्या अभिप्राय है? गुजरात तथा राजस्थान में स्त्रियां 3 सौभाग्य का पर्व मनाती है। इस अवसर पर गणगौर सौभाग्य देवी पार्वती की प्रतिमा के साथ भव्य जुलूस में भी निकाला जाता है। गणगौर जुलूस पर राजस्थान शैलियों में बहुत से चित्र बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी लघु चित्र किन किन विषयों पर बनाए गए हैं? तो पहाड़ी लघु चित्र के बारे में चित्रों के विषय में धार्मिक, साहित्यिक, श्रृंगारिक ग्रंथ, प्रेम कथाएं, राग रागनियां, नायक नायिका, भेद, गीत गोविंद, सतसई, रसिक प्रिया तथा 12 मासा है। पहाड़ी चित्रों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो पहाड़ी चित्रों की विशेषताएं बतानी है। अधिकतर चित्रों में एक चश्म साइड फेस चेहरे ही बनाए गए हैं। दरबार का सुंदर चित्रण हुआ है। पहाड़ी परंपरागत आभूषणों का प्रयोग स्त्री पुरुषों दोनों द्वारा दिखाया गया है। रंगों पर मुगल चित्रशैली का प्रभाव दिखाए गए हैं। रेखाएं बारीक, अटूट, कोमल तथा लयपूर्ण है। रंगों, मोटे परतों, रेखाओं का प्रयोग तथा प्राकृतिक सौंदर्य का अत्यंत सूक्ष्म तथा मनोहारी चित्रण हुआ है। भवनों में गुंबज, छल्ला, छज्जा, मेहराब, खिड़की, झरोके, आंगन, छत तथा सुंदर उद्यान आदि का चित्रण हुआ है। खुला आसमान, चांदनी रात तथा काले काले घुमड़ते बादलों तथा उनमें चमकती विद्युत प्रभा, सुंदर पशु पक्षी, हरी भरी पहाड़ियां और घने वृक्ष पहाड़ियां लघु चित्रों के सौंदर्य को द्विगुणित कर देते हैं, 2 गुना कर देते हैं। आगे तीसरा क्वेश्चन है, गीत गोविंद पर आधारित राधा की प्रतीक्षा में कृष्ण चित्र का वर्णन कीजिए। राधा की प्रतीक्षा में कृष्ण गीत गोविंद के आधार पर बनाए गए चित्र में बाईं ओर श्री कृष्ण एक कुंज में राधा की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। राधा की 2 सखियां राधा को कृष्ण के पास ले जाने का प्रयास कर रही है। एक सखी राधा को समझा रही है और दूसरी सखी राधा का एक हाथ पकड़कर उसे उठा रही है। राधा एक हाथ से अपनी ओढ़नी से अपना मुख छुपाने का प्रयास कर रही है। उसके मुख पर लज्जा का भाव है। आंखें सुंदर, बदन छरछरा, पाँव में पायल तथा महावर लगा हुआ, बाल खुले हुए हैं। गले में सफेद मोती की माला, कर्ण फूल, कंगन तथा अन्य आभूषण। रंग खूब गोरा लेकिन थोड़ा पीलापन लिए है। आगे हमारा प्रश्न कि पहाड़ी लघु चित्र के केंद्र कौन कौन से हैं? पहाड़ी लघु चित्र के केंद्र बसोहली, गुलेर, कांडला, कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, जम्मू, नालागढ़, गढ़वाल, कश्मीर, टीरा, सुजानपुर, नादौन, धर्मशाल आदि पहाड़ी चित्रकला के प्रमुख केंद्र है। सियालकोटी से क्या अभिप्राय है? सियालकोटी से अभिप्राय ये है कि पहाड़ों पर हाथ से बने कागज को सियालकोटी कागज कहा जाता है। वानस्पतिक रंग किसे कहते हैं? वानस्पतिक रंग उसे कहते हैं जो कि फूल, पत्ती, कीट पतंग से प्राप्त होता है। स्टेंसिल खाके का क्या अर्थ है? दफ्ती या हिरण के चमड़े पर आकृति बनाकर उसकी रेखाओं पर छेद कर लेते हैं और फिर कोयले के चूरे, गेरू या रंग छिड़क कर अन्य कागज या दीवार आकृतियों को उतार लेते हैं। इससे चित्र की कई प्रतियां तैयार की जाती हैं। तंजौर शैली का उद्गम कब हुआ? तंजौर शैली का उद्गम 16वीं शताब्दी में हुआ। देवी सरस्वती के चित्र का वर्णन करें। इस चित्र में देवी सरस्वती को वीणा बजाते हुए दर्शाया गया। देवी के 4 हाथ है तथा वह सिंहासन पर बैठी है।
चित्र का अलंकरण सुंदर ढंग से किया गया है। अलंकरण का मूल भाव भारतीय शास्त्रीय कला पर आधारित है और बड़ी सूक्ष्मता से स्पष्ट किया गया है। चित्र का माध्यम जल रंग तथा रंगीन चमकदार पत्थर है। इसका रचना काल 19वीं शताब्दी है। यह तंजौर शैली में बनाई गई कृति है। इसके चित्रकार का नाम चित्रगरा कृष्ण अप्पा था। देवी सरस्वती का चित्र किस शैली में बनाया गया तथा इसके चित्रकार का नाम? देवी सरस्वती का चित्र तंजौर शैली में बनाया गया। इसके चित्रकार का नाम था चित्रगरा कृष्ण अप्पा। अगला क्वेश्चन आपको संक्षिप्त में उत्तर देना है। तो कंपनी स्कूल को पटना स्कूल के नाम से क्यों जाना जाता है? बंगाल के मुर्शिदाबाद शहर के कई चित्रकार बिहार से पटना शहर के में चले गए, इसलिए यह शहर कंपनी शैली की चित्रकला का केंद्र स्थल बन गया। अतः कंपनी स्कूल को पटना स्कूल के नाम से भी जाने लगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकार विदेशियों द्वारा चित्र बनाने के लिए क्यों रखे गए? भारतीय चित्रकारों को विदेशियों द्वारा इसलिए रखा गया क्योंकि विदेशी भ्रमणकारियों ने कंपनी शैली के चित्रों में रुचि दिखाई तथा इस तरह के चित्रों में की भारी मांग होने लगी। अतः भारतीय चित्रकारों को विदेशियों द्वारा चित्र बनाने के लिए रखा गया। कंपनी स्कूल की चित्रकलाओं की विषय वस्तु का वर्णन करो। अब जो क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों वो आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी तो आप पर्ची बना लेना चाहिए और हिंट लिख के अपने साथ ले जा सकते हो। यही आपके आने वाले हैं। थोड़ा ये काम संभल के करना, कोई दिक्कत ना हो जाए। आगे क्वेश्चन है, चित्र कश्मीरी शिल्पकला का वर्णन करें। लगभग 18वीं शताब्दी में बनाया गया ये चित्र कंपनी शैली का चित्र है। इसका चित्रकार अज्ञात है। इसके माध्यम एवं साधन जल रंग हाथ से बने कागज है। इस चित्र में 8 पुरुष 2 महिलाएं तथा 3 बच्चों की आकृतियों का एक सुंदर संयोजन है। चित्रित पुरुष कश्मीरी कारीगर हैं जो साल पर कढ़ाई कर रहे हैं और महिलाएं इन कारीगरों की प्रशंसा कर रही है। कमरे का परिदृश्य पश्चिमी रीति के अनुसार बनाया गया है। पोशाकों में हल्के रंगों का प्रयोग हुआ है। चित्रकार ने पेंटिंग में कम छाया का प्रयोग किया है, लेकिन मॉडलिंग स्टीपलिंग माध्यम से बार बार की गई है। कंपनी शैली के पंछी चित्र का वर्णन करो। पंछी के इस सुंदर चित्र को कजली स्याही तकनीक से बनाया गया है। इसमें पेंसिल द्वारा रेखांकन न करके स्याही कलम या काली स्याही द्वारा सीधे कागज पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कलाकारों को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त करने का क्या उद्देश्य था? भारतीय कलाकारों को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त करने का कारण यह था कि भारतीय कलाकार द्वारा बनाए गए चित्रों की विदेशों में अच्छी मांग थी। विदेशी इन चित्रों में अत्यधिक रुचि दिखा रहे थे। इसलिए भारतीय कलाकारों को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त किया जाता था। रवि वर्मा की चित्रकला की विषय वस्तु बताइए। रवि वर्मा द्वारा बनाया गया चित्र जिसका शीर्षक रावण तथा जटायु, इसमें तेल रंग का प्रयोग किया गया है तथा पाश्चात्य शैली में चित्र को बनाया गया है। उन्होंने दृश्य चित्र तथा व्यक्ति चित्र दोनों की रचना की जो जनता को बहुत पसंद आई। रवि वर्मा के चित्रों ओलियोग्राफिक तकनीक द्वारा भारत के कोने कोने में पहुंचाया। आम कला रसिक पहली पौराणिक तथा रामायण महाभारत की कहानियों को चित्रों में देखकर मोहित हुए। रावण तथा जटायु रामायण की कथा का अंश है। आगे, बंगाल स्कूल पर एक निबंध लिखिए। कोलकाता के विख्यात ठाकुर परिवार के अबिद्रीनाथ ठाकुर ने भारतीय कला को एक नया रूप देने का प्रयास किया। ठाकुर परिवार के भवन के एक बारजे में
अबिंद्रनाथ ने अपना स्टूडियो खोला और वहीं चित्रकला की चर्चा के साथ साथ एक समकालीन कला आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन में उनके छात्रों नंदलाल बोस, सरदा उकील, असित कुमार, हलदर उक्ताई आदि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया और इस तरह से बंगाल स्कूल का जन्म हुआ। अबिंद्रनाथ के इन शिष्यों ने भारत के विभिन्न भागों में कला विद्यालयों के प्रमुखों के रूप में बंगाल स्कूल शैली को आगे बढ़ाया। बंगाल स्कूल की शैली की विशेषताएं उसकी विषय वस्तु जैसे ऐतिहासिक चित्र, धार्मिक, साहित्यिक चित्र आदि में स्पष्ट होती है। बंगाल शैली की महत्वपूर्ण विशेषता चित्रों में रंग योजना है, जिसे वास तकनीक नाम से जाना जाता है। इस तकनीक के कारण चित्र में अत्यंत मनोहारी रंग सामंजस्य का दर्शन होता है। बंगाल स्कूल स्वदेशी भावना के साथ गहरे रूप से संबंधित था। कुछ समय के लिए अबिंद्रनाथ ने कोलकाता कला विद्यालय में शिक्षक के रूप में काम किया एवं भारतीय लघु चित्रकला सिखाने का प्रबंध किया। इसी तरह से युवा कला विद्यार्थियों में भारतीय शास्त्रीय कला रीति के प्रति रुचि बढ़ने लगी। बंगाल स्कूल समकालीन भारतीय कला को केवल कुछ समय तक ही प्रभावित कर सका, क्योंकि अगली पीढ़ी के अधिकतर युवा समकालीन सामाजिक तथा राजनीतिक हालात से प्रभावित होने लगे थे। तो बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपके उनके उत्तर आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ और प्रश्न बता रहा हूँ। अबिंद्रनाथ के चित्र राधिका पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको टिप्पणी लिखना है, ये टिप्पणी आपको दिखाई दे रही है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना उतारने में। आगे दूसरा क्वेश्चन है, राम किंकर ने मूर्ति बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया। तो दोस्तों आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन उतारने में कोई दिक्कत न हो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आगे दुल्हन का श्रृंगार चित्र के संयोजन का वर्णन करें। तो दुल्हन का श्रृंगार चित्रों का हमें वर्णन करना है। आगे ये आपको पूरा लिखना होगा भाई, तभी आपको नंबर मिलेंगे, नहीं तो अगला नंबर नहीं देगा। आगे हुसैन की चित्र शैली पर एक अनुच्छेद लिखे। तो हुसैन की चित्र शैली पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। शांति निकेतन क्या है, बैनर से क्या तात्पर्य, घनबादी से क्या आशय है। लोक कलाओं में वनस्पति एवं पशु जगत का भी चित्रण हुआ है, अपने विचार लिखिए। तो अपने विचार लिखने की लोक कला में पशु और जगत का भी वर्णन हुआ है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो प्रश्न पढ़ने में, प्रश्न उतारने में। आप आसानी से प्रश्न बाद में बैठकर उतार सकते हो, और ये वीडियो आपका अपलोड भी कर दिया जाएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हम आपकी सुविधा के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, तो आप भी अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास किया करो। अगला काली घाटी पेंटिंग का वर्णन कीजिए। तो काली घाटी पेंटिंग का आपको वर्णन करना है कि काली घाटी पेंटिंग में क्या क्या था भाई, उसका आपको वर्णन करना है। आगे आपका क्वेश्चन है कि चोल शासकों के काल में किस धातु की मूर्ति बनाई गई। तो आपको बताना है कि किस धातु की मूर्ति बनाई गई। तो कांस्य की मूर्ति बनाई गई थी। चोल शासन काल में कांस्य मूर्तियों को किस प्रकार बनाया गया था। तो आपको बताना है कि किस प्रकार, लास्ट वैक्स विधि द्वारा बनाया गया था। नटराज की मूर्ति किस शैली में बनाई गई तथा इसका रचना काल कौन सा था। तो आपको रचना काल और नटराज की मूर्ति किस काल में बनाई गई। कुतुब मीनार को किस रूप में बनवाया गया। तो विजय स्तंभ के रूप में बनवाया गया था। ताजमहल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग हुआ। तो किस सामग्री का प्रयोग हुआ वो आपको बताना है। 11 क्वेश्चन है, ताजमहल का आकार क्या है तथा इसकी वास्तुकला शैली कौन सी है। तो आपको आकार बताना है और वास्तुकला शैली बतानी है।
आगे ये क्वेश्चन अभी पहले भी आया था, डोकरा कांस्य मूर्ति का वर्णन करो। तो डोकरा कांस्य मूर्ति का आपको वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण काल क्या था? 1206 से 1232 ईस्वी। कुतुब मीनार के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग हुआ? तो आपको बताना है कि भाई कौन कौन सी सामग्री कुतुब मीनार के निर्माण में लगी। अगला क्वेश्चन है, गोल गुंबद का निर्माण क्या था तथा इसके निर्माण किस निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो 17वीं शताब्दी तथा इसके निर्माण में पक्की ईंटों का उपयोग था। जहांगीर के हाथ में मैडोना का चित्र का वर्णन करो। तो आपको मैडोना का चित्र का वर्णन करना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको उतारने में कोई दिक्कत न हो और आप इन प्रश्नों को अच्छे से अच्छे तैयार कर सको। आगे, बाद के चित्र को किस कला द्वारा बनाया जाता है? तो जहांगीर के मुख्य चित्रकार उस्ताद द्वारा इसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, जो मैंने आज आपको क्वेश्चन बताए वो 100% कह रहा हूँ, यही क्वेश्चन आपको इस बार ओपन बोर्ड के पेपर में मिलेंगे और आप इन प्रश्नों को अच्छे से अच्छे तैयार करो, ठीक है। और आपको अच्छे से अच्छे पेपर देकर आना है और पेपर में आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है दोस्तों। यदि आप घबरा गए तो आपका पेपर हो सकता है आपके 95% आ रहे हो और आपके 93%, 2% आपके घबराने से कम हो जाते हैं वहाँ पर। तो आप बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना है और अच्छे से अच्छे पेपर करके आना है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस बार अच्छे से अच्छे नंबर अपने पेपर में लेकर आओगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे वीडियो हम आपके लिए और लेकर आएंगे।